भुट्टो हुकूमत गिराने से सिर्फ एक हफ्ता पहले एक मीटिंग में भुट्टो के एडवाइजर और साबका आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान ने अपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी बेवकूफाना तजवीज पेश करते हुए कहा, सर हम तो बोलता है कि इनका 5-6 हजार आदमी साफ करवा देते हैं, ये लोग ठंडा होकर घर में बैठ जाएगा। बाद में इस वाक्य को भुट्टो के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौसर नियाजी ने अपनी किताब में लिखा। ताहम जनरल फैज अली चिश्ती जो इस मीटिंग में शामिल थे, अपनी किताब बिट्रायल ऑफ अनदर काइंड में लिखते हैं कि जनरल टिक्का खान ने अपोजिशन के 200 से 300 आदमी मारने का कहा था। जनरल जिया ने बाद में मुतद्दद मकामात पर कहा कि यहीं से उनके दिल में भुट्टो हुकूमत को बरतरफ करने का ख्याल आया कि ये लोग तो मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। ताहम कौसर नियाजी अपनी किताब लास्ट डेज ऑफ प्रीमियर भुट्टो में लिखते हैं कि इस मीटिंग में भुट्टो समेत सब ने टिक्का खान की तजवीज़ की तायीद नहीं की, लेकिन इस अहम मीटिंग में जिसमें भुट्टो के हामी मुशीर और आर्मी की टॉप ब्रास शामिल थी, में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल जिया और उसके जर्नेलों को अपोजिशन जमातों के अलायंस PNA के डिमांड्स का ड्राफ्ट दिखाया, जिसमें बलूचिस्तान से फौज वापस बुलवाने और हैदराबाद ट्राइब्यूनल केस खत्म करने जैसी अहम डिमांड्स थी। बकौल कौसर नियाजी के इस ड्राफ्ट को जर्नेलों ने एक और सकूत ढाका करार दिया, जिसमें जनरल नियाजी ने जनरल अरोड़ा के सामने शिकस्त के ड्राफ्ट पर साइन किए थे। कमांडर 10th कोर जनरल फैज अली चिश्ती अपनी किताब बिट्रायल्स ऑफ अनदर काइंड में लिखते हैं कि 4 जुलाई की शाम तकरीबन 9:30 बजे मेजर जनरल KM आरिफ अपनी गाड़ी में मेजर जनरल रियाज खान और मुझे जनरल जिया के पास आर्मी हाउस में ले गए। जिया ने हमें हुकूमत संभालने के अहकामात देने के लिए बुलाया था, जबकि इस मौके पर जनरल KM आरिफ अपनी किताब वर्किंग विद जिया पाकिस्तान पावर पॉलिटिक्स में लिखते हैं, जनरल फैज चिश्ती और मेजर जनरल रियाज उस शाम को मुझे लेकर जनरल जिया के पास पहुंचे। जनरल KM आरिफ मजीद लिखते हैं, इस मौके पर पुरसकून जिया ने बताया कि मिलिट्री का भुट्टो गवर्नमेंट गिराने का ऑपरेशन प्लान आज रात इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों इस बात पर एग्री हैं कि वो आपस में डिसएग्री रहेंगे। बगावत के वक्त के इंतजार में हमने चाय के घूंट का लुत्फ लिया, लतीफे सुनाए और गप्पे हाँकने लगे। इसके बाद दस्तयाब कमांडरों को बुलाकर जनरल जिया ने उनके सामने तकरीर करते हुए कहा कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए और अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र आर्मी टेक ओवर करने जा रही है। जिया ने कोर कमांडरों को बताया कि उसने 10वीं कोर के कमांडर जनरल चिश्ती को ऑर्डर दिया है कि वो मेरे हुक्म को यकीनी बनाते हुए मुल्क की सियासी क़ियादत को हिफाजती तहवील में ले लें। आयशा जलाल अपनी किताब द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान में लिखती हैं कि 4 जुलाई को रात 11:30 पर भुट्टो ने मोटा सिगार हवा में लहराते और धुआं छोड़ते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि ओपोजिशन के साथ कल सुबह एग्रीमेंट हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस रात 12:30 पर खत्म हुई तो 1:30 पर भुट्टो के साथी प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपने रिहायश गांव की तरफ चले गए। रात 12 बजे जब तारीख ने 4 से 5 जुलाई में तरक्की की तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ने भी अंगड़ाई लेना शुरू की। इस मौके पर जनरल फैज अली चिश्ती लिखते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जनरल जिया ने पहले ही प्राइम मिनिस्टर को मार्शल लॉ के जरिए हटाने का हुक्म दे दिया था। 5 जुलाई को रात 1 बजे ऑपरेशन फेयर प्ले शुरू हुआ। उस वक्त अखबारात छप चुके थे। मिलिट्री कू के लिए अहमियत की हामिल 10वीं कोर के कमांडर जनरल फैज अली चिश्ती को ऑपरेशन फेयर प्ले या भुट्टो की हुकूमत धड़ाम करने की आर्डर देते हुए जनरल जिया ने चिश्ती से कहा, मुर्शिद मरवा न देना। जनरल जिया के इस मशहूर जुमले बारे जनरल चिश्ती दिलचस्प वजह लिखते हैं, जब जनरल जिया ने मुझे ऑपरेशन फेयर प्ले को संभालने और उस पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया तो वो बगावत नाकाम होने के डर की वजह से अपने खानदान की सलामती के लिए खौफजदा थे। 4 और 5 जुलाई की शब को जनरल जिया की सारी फैमिली पाकिस्तान में नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी के ऑपरेशन के बहाने अपने खानदान को बरतानिया मुंतकिल कर दिया था। जिया की बीवी के साथ उसके 2 बेटे और 3 बेटियां सब इंग्लैंड पहुंच चुके थे। जनरल चिश्ती मजीद लिखते हैं कि बगावत की रात मेरे कोर इंटेलिजेंस चीफ ने मुझे बताया कि रावलपिंडी के करीब एक फौजी ठिकाना धमियाल से मुख्तसर नोटिस पर एक पोमा हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह हेली प्राइम मिनिस्टर या जनरल जिया के लिए हो सकता है। फिर उन्होंने गैस किया, लेकिन वजीर आजम के लिए ऐसा होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो जानता ही नहीं कि मिलिट्री के अंदर क्या हो रहा है, और दूसरी बात कि वो अपने खानदान को पीछे छोड़कर भाग नहीं सकते थे। फिर उन्हें शक हुआ कि ये हेली जनरल जिया के लिए हो सकता है, क्योंकि उनका सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। अगर ऑपरेशन फेयर प्ले नाकाम हो जाता है तो उसका अपना क्या होता। इसलिए ऑपरेशन स्टार्ट करने के आर्डर के साथ ही जनरल जिया ने कहा, मुर्शिद मरवा न देना।
चुनाचे मैंने अपने इंटेलिजेंस चीफ को हुक्म दिया कि हेलीकॉप्टर पर नजर रखें और उसे टेक ऑफ ना होने दें, चाहे उसमें कोई भी सफर करने आए। कौसर नियाजी लिखते हैं कि रात 2:30 पर GHQ से फौजी दस्तों के ट्रक हरकत में आ गए। शायद वो PM हाउस के अंदर होने वाली हरकत और सकनात को GHQ में बैठकर क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। कमांडर 10th कोर जनरल चिश्ती ने लोकल ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर इम्तियाजुल्लाह वड़ैच को हिदायत दी कि वो जल्दी से बगावत के मंसूबे को अमली जामा पहनाए। 2:15 पर ऑपरेशन फेयर प्ले के जांबाज फौजी ट्रकों में बैठकर अपनी बैरकों से निकले और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की शहरों पर पहुंच चुके थे। रात 2:30 पर मुमताज भुट्टो ने जुल्फकार भुट्टो को फोन किया कि इस्लामाबाद की सड़कों पर फौजी दस्ते मार्च कर रहे हैं। इसी असना में प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्टाफ ने नोट किया कि PM हाउस की हिफाजत पर डिप्लॉयड पुलिस गायब है और उनकी जगह फौजी कमांडोज PM हाउस को घेर चुके हैं। 111 ब्रिगेड के जवानों ने गवर्नमेंट और अपोजिशन के अहम लीडरान को उठाकर चकलाला रावलपिंडी में वाक़े आर्मी के ऑफिसर मेस में इज्जत व एहतराम से पहुंचा दिया, जहां उन्हें ताज़ा दम चाय पेश की गई। कहीं भी एक फायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। उधर जैसे ही भुट्टो को मिलिट्री कू की न्यूज दी गई तो भुट्टो ने फौरन लोकल कमांडर ब्रिगेडियर इम्तियाज वड़ैच को कॉल की। उसके घर से जवाब मिला कि वो GHQ चले गए हैं। फिर भुट्टो ने आर्मी हाउस में जनरल जिया को कॉल की तो वहां से भी यही पता चला कि साहब GHQ चले गए हैं। भुट्टो को समझ आना शुरू हो गया कि कालीन उसके पांव के नीचे से खींच लिया गया है। फिर भुट्टो ने GHQ में जनरल जिया को कॉल की। एक तवील इंतजार के बाद जनरल जिया लाइन पर आए तो भुट्टो ने कहा, ये क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि आर्मी हरकत में आ चुकी है, क्या ये दुरुस्त है? जनरल जिया ने पहली दफा भुट्टो से पुरसकून लहजे में कहा, आपने सही सुना है सर, मुझे अफसोस है कि जो कुछ हो रहा है इसके सिवा कोई चारा नहीं था। फिर जिया ने भुट्टो को यकीन दिलाते हुए कहा कि मैं 90 दिन में इलेक्शन करवा दूंगा, आप ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और मैं आपको सल्यूट कर रहा हूँ। फिर भुट्टो से पूछा, सर आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, मरी, लाड़काना या कराची? मरी, भुट्टो ने जवाब दिया। ठीक है सर, आपको कल सुबह मरी में गवर्नमेंट हाउस में भेज दिया जाएगा। स्टैनले वॉलपर अपनी किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि जैसे ही भुट्टो की फैमिली को फौजी बगावत का पता चला तो बेगम नुसरत भागकर अपने बच्चों का ख्याल करने गई। जुल्फी के बड़े बेटे मीर मुर्तजा ने जज्बाती अंदाज में फौजी बगावत का मज़ाहमत करने का फैसला किया, जिसे जुल्फी भुट्टो ने सख्ती से मना करते हुए कहा कि कभी भी मिलिट्री कू की मज़ाहमत करने का सोचना भी मत। हमें अपने कत्ल का जवाब पेश करने के लिए उन्हें कोई बहाना नहीं देना चाहिए। उनके जहन में बांग्लादेश के बानी शेख मुजीब और उसकी बदकिस्मत फैमिली के फौजी बगावत में मारे जाने के ख्यालात घूम रहे थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस अब 111 ब्रिगेड की प्रोटेक्टिव कस्टडी में था। जल्दी पाक फौज के जवानों ने इज्जत व एहतराम के साथ मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप को हिफाजती तहवील में ले लिया था। शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस सोर्ड्स में लिखते हैं कि 111 के ब्रिगेड के जवानों ने पॉलिटिशियन के साथ साथ पाकिस्तान की अहम इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह जनरल गुलाम जिलानी को भी अपनी कस्टडी में ले लिया था। शुजा नवाज मजीद लिखते हैं कि भुट्टो को कॉल करने के बाद जनरल जिया ने आर्मी के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शरीफ को कॉल की, जो अभी तक मिलिट्री कू से बेखबर थे। जिया ने जनरल शरीफ से फोन पर कहा, सर आई हैव डन इट। डन व्हाट? जनरल शरीफ ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैंने भुट्टो को हटा दिया है। शरीफ ने कहा, तो मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? तो जिया ने शरीफ को बताया, सर आपने जनरल अयूब के मार्शला में काम किया है, तो प्लीज अब आप हमें गाइड करें कि हम किस तरह मार्शला को अमल में लाएं। इस पर ज्वाइंट चीफ जनरल शरीफ ने ठक से फोन बंद कर दिया। बगावत की रात कुछ पॉलिटिकल एडवाइजर ने छुपने और मज़ाहमत की हल्की सी कोशिश की। इस मौके पर जनरल चिश्ती लिखते हैं कि डिटैचमेंट कमांडरों को गुलाम मुस्तफ़ा खर और जनरल टिक्का खान के अलावा कैदीन को तलाश करने या उन्हें हिफाजती तहवील में लेने में कोई मसला ना हुआ। खर को तलाश करना मुश्किल था, लेकिन इंचार्ज अफसरान ने उसे संभाल लिया, मगर जनरल टिक्का खान ने बहुत हलचल मचाई। उसने हिफाजती तहवील में जाने से इनकार कर दिया और आर्मी चीफ के आर्डर को चैलेंज किया। ताहम जब उनसे सख्ती से दरखास्त की गई कि सर तावन करें, तब जाकर वो अपनी रिहाइश गाह से बाहर निकले। बकौल कौसर नियाजी के जिया से बात करने के बाद भुट्टो ने आखिरी फोन अपने एडवाइजर मुस्तफ़ा खर का सुना, जो इस्लामाबाद में ही से किसी नामालूम मकाम से बोल रहे थे। खर ने अभी इतना ही बोला था कि सर मैंने सुना है कि, और फिर लाइन कट गई या काट दी गई और जर्नेलों की रात का आगाज हो चुका था। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।